नमस्कार, सवाल इंडिया का में आपका स्वागत है। मैं हूं अदिति राजपूत। तो विपक्षी गठबंधन इंडिया की कोऑर्डिनेशन कमेटी की पहली बैठक शरद पवार के घर पर होने जा रही है। ईडी के सामने पेशी की वजह से इस बैठक में टीएमसी के अभिषेक बनर्जी शामिल नहीं हो रहे हैं। इससे पहले गठबंधन की 3 बैठकें हो चुकी हैं। हर पार्टी जल्द से जल्द सीट शेयरिंग का मसला हल करना चाहती है, लेकिन अब तक इस दिशा में कुछ हुआ नहीं है। पश्चिम बंगाल से लेकर बिहार, यूपी और दिल्ली का मसला हल करना है, तो यहाँ पर सभी चाहते हैं और अब तक इस दिशा में कुछ हुआ नहीं है। तो ऐसे में देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है और सबसे बड़ी बात ये होगी कि किन किन मुद्दों पर किस तरह से एक राय बन पाएगी। तो यहाँ पर ये गठबंधन जो है 26 पार्टियों के साथ है। कुछ और पार्टियां भी इसमें इसके बाद जुड़ी और काफ़ी ये आगे बढ़ाया है, लेकिन फिर भी अभी भी कई सवाल हैं साथ चलने को लेकर। तो सवाल इंडिया का में हम इसी पर चर्चा करने जा रहे हैं। हम यही सवाल उठाएंगे कि सीट बंटवारे का फॉर्मूला जो है वो क्या होगा इंडिया गठबंधन का। इसके अलावा आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में क्या सामंजस्य हो पाएगा, और लोकसभा में जब साथ चलने की बात करते हैं और विपक्ष विधानसभा में अकेले, तो ये कैसे चलेगा, ये किस तरह से इसकी सीट शेयरिंग होगी, किस तरह से ये फॉर्मूला जो है वो आगे बढ़ेगा, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। तो इंडिया गठबंधन को लेकर जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं राघव चड्ढा, उन्होंने कहा है कि अगर इस गठबंधन को कामयाब बनाना है तो यहाँ पर मतभेद, मनभेद और महत्वाकांक्षा जो है उसको त्यागना होगा। सुनवाते हैं आपको उन्होंने क्या कुछ कहा है। अगर इंडिया गठबंधन को तमाम नेता, राजनीतिक दल और जनता भी सफल बनाना चाहती है, जो कि सफल होगा, निश्चित तौर पे होगा, तो सबको 3 चीजें त्यागनी होंगी: मनभेद, मतभेद और महत्वाकांक्षा। जब ये 3 चीजें हम त्यागेंगे राजनीतिक तौर पे, तभी ये इंडिया गठबंधन सफल होगा। और मेरा ये मानना है कि जो एक कोऑर्डिनेशन समिति है इंडिया अलायंस की, यही वो समिति है जो ये सीट शेयरिंग से संबंधित तमाम फैसले लेगी। कोई नेतागण अगर व्यक्तिगत तौर पे अपनी राय जाहिर करना चाहते हैं, वो पार्टी प्लेटफॉर्म्स के भीतर भी और उसके अतिरिक्त भी जरूर जाहिर करें, उन्हें आजादी है। लेकिन कोऑर्डिनेशन समिति वो समिति है जो पार्टी के तौर पे तय करेगी कि किस राज्य में कैसे सीटों का बंटवारा होगा। कोई एक राज्य एक समान नहीं है। और सीधे रुक कर रहे हैं हमारे मैनेजिंग एडिटर मनोरंजन भारती का, जो शरद पवार के घर के बाहर दिल्ली में मौजूद हैं। मनोरंजन, क्या कुछ मुद्दा रहने वाला है और सबसे बड़ी नजर जो सबकी बनी हुई है, क्या सीट शेयरिंग को लेकर कुछ आज बात हो पाएगी या किसी दूसरे मुद्दों पर बैठक होगी? देखिए, मैं आपको एक बार अपने दर्शकों को ये तय कर देना चाहता हूं कि आज जो है नेशनल लेवल पर सीट शेयरिंग पर कोई बातचीत नहीं होगी। ये कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक है और इस बैठक का जो चरित्र देखिए, जो लीडर्स हैं वो सारे, उसमें वो सारे लीडर्स नहीं है जो कि अपने अपने पार्टियों के अध्यक्ष हैं। इनमें जो है कुछ नेता हैं जो कि अपने पार्टियों के अध्यक्ष हैं, लेकिन बाकी नेता जो हैं वो मनोनीत किए गए हैं, जो कि इस कोऑर्डिनेशन कमेटी के लिए उनका मनोनयन किया गया। तो उनके पास वो मैंडेट नहीं है जो उनके नेता के पास है। जैसे समझने के तौर पे आप समझिए, यदि पश्चिम बंगाल में यदि आपको सीट शेयरिंग की बात करनी होगी तो वो ममता बनर्जी से आपको करनी होगी। जेडीयू में आपको सीट शेयरिंग की बात करनी होगी तो वो आपको नीतीश कुमार के साथ करनी होगी। लेकिन ये दोनों इस बैठक में नहीं है। ऐसे ही कई बड़े नेता इस बैठक में नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये बैठक जो है कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक है, एक सामंजस्य बैठाने की बैठक है, ये एक प्रिपरेटरी बैठक है, ये एक मीटिंग के पहले जो तैयारी की जाती है उसकी बैठक है। इसमें राज्यवार नेताओं से पूछा जाएगा कि आपको आने वाले दिनों में गठबंधन जो होगा उसके लिए आपकी क्या तकलीफें हैं, आप क्या कहना चाहते हैं बाकी पार्टियों को लेकर के, उसको लेकर के उनकी राय ली जाएगी। यदि आपको लगता है कि इसी बैठक में नेशनल लेवल पे सीट शेयरिंग के बारे में कुछ पक्का निकल के आएगा तो उसकी चर्चा नहीं होने वाली है। और सब चीज़ें जो है, प्रशांत हमारे सहयोगी जो है सुबह से इस मीटिंग के लिए लगे हुए हैं। प्रशांत, सबसे पहले अपने दर्शकों को बताइए कौन कौन लोग आ गए हैं मीटिंग में? जी देखिए, अभी तक 6-7 नेता आ चुके हैं बाबा। तेजस्वी यादव आ गए हैं, महबूबा मुफ्ती अभी आई हैं, केसी वेणुगोपाल कांग्रेस के हैं, इसके अलावा जावेद अली खान है समाजवादी पार्टी से। इसी तरह नेताओं का सिलसिला शुरू हो चुका है। तेजस्वी यादव आए हैं, संजय झा जेडीयू से दोनों एक ही गाड़ी में आए हैं। इसके अलावा सबसे पहले डी राजा सीपीआई महासचिव, इस तरह से नेताओं के आने का सिलसिला शुरू है, क्योंकि ये सवाल उठा था कि महबूबा मुफ्ती आएंगे कि नहीं, लेकिन वो आ चुके हैं। उमर अब्दुल्ला भी आ रहे हैं, उमर अब्दुल्ला भी आ रहे हैं, ऐसी खबर मिली
दिल्ली है वो एयरपोर्ट से सीधा यहाँ आएंगे। हेमंत सोरेन भी सीधा एयरपोर्ट से यहाँ पर आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि हमें अपने दर्शकों को बताना चाहिए कि यदि हम ये कहते हैं कि इस बैठक में नेशनल लेवल पे सीट शेयरिंग नहीं होगी तो आखिर इस बैठक में होगी क्या? जी देखिए बाबा, ये सबसे बड़ा सवाल अब यही है कि अगर सीट शेयरिंग नहीं होगा, जो मेरी जानकारी है उसमें अब पार्लियामेंट सेशन आ रहा है। जो ऐसे मुद्दे जो इंडिया अलायंस को लगता है कि उनके लिए ज़रूरी है उठाना, पार्लियामेंट सेशन अभी आज सेशन आ रहा है, उसमें कौन कौन से मुद्दे उठाए जाए, और उसमें 3-4 मुद्दे वो लगातार कह रहे हैं। चीन का मुद्दा लगातार राहुल गांधी उठा रहे हैं, बाकी सारे पार्टियां उठा रही है, उस पर चर्चा होगी। मणिपुर का मुद्दा पिछली सेशन में भी उठाया गया था, इस सेशन में भी संभवतः उठाया जाएगा और यहाँ आज मीटिंग में बैठक होगी, मीटिंग में चर्चा होगी उस पर। इसके अलावा अभी जो शिवसेना को लेकर चुनाव आयोग में जो मामला है, जिसमें इंडिया अलायंस को लगता है कि शिवसेना जो उद्धव ठाकरे ग्रुप है उनके साथ अन्याय किया गया है, तो ऐसे मुद्दों पर यहाँ आज चर्चा होनी है। बड़े मुद्दे जिनको पार्लियामेंट सेशन में उठाया जाएगा। और दूसरी चीज़, मुझे जो जानकारी है 2 अक्टूबर के तुरंत बाद, अक्टूबर के महीने में 4-5 जगहों पर मुख्य रूप से बड़ी बड़ी रैलियां की जाएंगी इंडिया अलायंस की तरफ से, जिसमें गुवाहाटी एक जगह है, पटना या लखनऊ में से किसी एक जगह होगा, फिर भोपाल या जयपुर में से, दोनों में से एक का चयन किया जाएगा क्योंकि वो इलेक्शन गोइंग स्टेट है। उसके अलावा 2 और जगह हैं, दिल्ली में भी एक जगह पे होगा और मुंबई। ये 5 जगहों पर बड़ी रैलियां की जाएंगी। उसकी तैयारी कैसे की जाए, इन बातों पर आज चर्चा होनी है। जो बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि सुबह जो हम लोग कयास लगा रहे थे कि सीट शेयरिंग की चर्चा होगी, उसकी लगभग चर्चा न के बराबर होगी भी तो बहुत छिटपुट होगी और फिर कहा जाएगा कि वो अपने बड़े नेताओं से जाके बात करें, फिर कैसे इस पे आगे बढ़ें। तो आप अदिति आपने जी जिस तरह से प्रशांत कह रहे हैं कि आने वाले जो विशेष सेशन बुलाया गया है उसको लेकर भी खासतौर से रणनीति पर चर्चा होगी। तो सनातन धर्म का जो बयान आया था उसको लेकर हमने देखा था कि जमकर बीजेपी हमलावर है और कई पार्टियों ने किनारा भी किया है। इस तरह की बैठक में क्या ये जो बयानबाजियां हैं इसको लेकर भी बातचीत होगी कुछ, क्योंकि फिर पार्टियों को बैकफुट पर आना पड़ता है जो उस पर सहमत नहीं है। देखिए, निश्चित रूप से इस चीज पे भी चर्चा होगी और साथ में उन चीजों पे भी चर्चा होगी जो मुद्दे अभी तक सरकार की तरफ से साफ नहीं किए गए हैं। जो पार्लियामेंट का सेशन होगा उसका एजेंडा अभी तक नहीं दिया गया। कयास लगाए जा रहे हैं कि ये 1 नेशन 1 इलेक्शन का मुद्दा आएगा क्या, तो क्या उसके लिए विपक्ष की क्या तैयारी होनी चाहिए, पार्टियों की क्या राय है। तो ये सारे मुद्दे जो कि अभी सरफेस नहीं हुए, हो सकता है कि अगले मंडे को पार्लियामेंट सेशन में आ जाए, उसके लिए भी एक तैयारी बनती है। और जहां तक रैलियों की बात की, रैलियों के बारे में एक प्रोग्राम बनाया जाएगा। मुझे ये भी बताया गया है कि गणेश चतुर्थी के बाद, गणेश उत्सव खत्म होने के बाद पूरे महाराष्ट्र में अघाड़ी की जो है वो रैलियां भी शुरू कर दी जाएंगी। तो एक तो राज्य स्पेसिफिक रैलियां होंगी और एक इंडिया गठबंधन की जो रैलियां हैं वो अलग अलग राज्यों में किस ढंग से करना है। पहले निश्चित रूप से उन राज्यों को चुना जाएगा जहां पे चुनाव होने हैं, चाहे मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, इन सभी जगहों को चुना जाएगा जहां पे की रैलियां होनी है। और जैसा कि राघव चड्ढा ने आपको इशारा किया, उन्होंने भी साफ कहा कि जो पार्टियों को लेकर के आपसी मतभेद हैं, खासकर वैसी पार्टियां जो कि लोकसभा साथ लड़ना चाहती है लेकिन विधानसभा में एक दूसरे के खिलाफ लड़ना चाहती है, उनके बीच बातचीत होनी बार बार जरूरी है। क्योंकि ये पार्टियां आपस में छोटे बड़े नेता, केवल बड़े नेता के लेवल पर बातचीत नहीं, नीचे के लेवल पर भी जब तक बातचीत नहीं होगी तब तक बात नहीं बनेगी। क्योंकि आप जानते हैं राजनीति में बात करनी जरूरी है। हर चीज का फैसला निकले वो जरूरी नहीं है, लेकिन बात करेंगे तभी हो सकती है कि शायद बात बन जाए। बिल्कुल, और इसीलिए राघव चड्ढा कह रहे हैं कि मतभेद, मनभेद और महत्वाकांक्षा जो है उसे त्यागना होगा, तभी ये गठबंधन सफल हो पाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया मनोरंजन इस तमाम जानकारी के लिए। आपके लिए हम अपडेट के पास आते रहेंगे। उधर टीएमसी के सांसद और ममता बनर्जी के भतीजे आज कोलकाता में ईडी दफ्तर में पेश हुए। उन्हें शिक्षक भर्ती घोटाले में पेश होने का समन दिया गया था। ये समन अभिषेक बनर्जी से जुड़ी लीप्स एंड बाउंस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो है उस पर छापे के बाद जारी किया गया था। हालांकि अभिषेक बनर्जी ने इंडिया गठबंधन की बैठक को लेकर, इस समन को लेकर, ईडी की इस पेशी को लेकर उसकी टाइमिंग पर सवाल उठाए हैं। ईडी ने यह दावा किया था दरअसल कि 21 और 22 अगस्त को जो छापे मारे गए थे उसमें बहुत अहम दस्तावेज बरामद किए गए हैं और इसी मामले में टीएमसी नेता और ममता बनर्जी की करीबी जो है नुसरत जहां, उन्हें भी ईडी के दफ्तर में कल पेश होना पड़ा था। तो यहां पर इस मामले पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी सौरभ गुप्ता।
देखिए बिल्कुल, जब ये समन्स अभिषेक बैनर्जी को भेजा गया तो उन्होंने ट्विटर या एक्स पर अपना वक्तव्य रखते हुए कहा कि ये एक टिमिड मूव है ऐसे, और उन्होंने कहा कि क्योंकि इंडिया अलायंस की जो कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक होने जा रही है आज, उस पर नज़र रखते हुए आज ही के दिन उनको बुलाया गया था क्योंकि उन्हें इस मीटिंग में जाना था। ऐसे अभिषेक बैनर्जी ने कहा है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर। लेकिन इसके बावजूद यहाँ पे राजनीतिक हलचल भी है इस बात को लेकर, क्योंकि अभिषेक बैनर्जी तृणमूल कांग्रेस के नेशनल जनरल सेक्रेटरी है, सांसद है और पार्टी के एक बहुत ही वरिष्ठ नेता है, और इसीलिए उनको बुलाना यहाँ पे एक तरीके से तृणमूल का कहना है कि जो केंद्रीय जांच एजेंसीज है उनको इस्तेमाल किया जा रहा है बीजेपी के फायदे के लिए। जो विपक्षी नेता है या विपक्ष दल है विपक्ष शासित राज्य में, वहाँ पर उनके ऊपर दबाव डाला जा रहा है। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि यहाँ इंडिया अलायंस को लेकर एक डर का माहौल बना है बीजेपी में, इसीलिए उनको बुलाया गया है। लेकिन बीजेपी का कहना है कि ये जो जांच एजेंसीज है ये अपने काम कर रहे हैं, और जहां जहां उनको ऐसी कोई तथ्य मिलता है जिससे एक उनको लगता है कि कुछ घोटाला हुआ है या हो सकता है, वहां पर वो कार्रवाई कर रहे हैं। साथ साथ ईडी ने एक प्रेस रिलीज जारी किया था जब इस मामले से जुड़े हुए जो इन्वेस्टिगेशन है जब उस पर सर्च हुआ तो वहाँ उन्होंने कहा है, अपने प्रेस रिलीज में ये दावा किया है कि उनको कुछ ऐसे तथ्य मिला है जो इंक्रिमिनेटिंग है। तो और उसके बाद अभी अभिषेक बैनर्जी को भी बुलाया गया, लेकिन इस मामले का निगरानी रख रहे हैं कलकत्ता हाईकोर्ट के भी में भी ये बातचीत हुए है कि अभिषेक बैनर्जी को बुलाया जाए या नहीं। तो उसके बाद उनको आज यहाँ पे पेश होने का आदेश दिया गया था, वो यहाँ पे आए हैं और अपने आप को बिल्कुल 11:30 बजे जो उनको वक्त दिया गया था उसी वक्त उन्होंने अपने आप को ईडी के दफ्तर में अपने आप को पेश किया है। और ये आप देख सकते हैं कोलकाता की जो सेंट्रल गवर्नमेंट कॉम्प्लेक्स है सीजीओ, वहाँ पे अभिषेक बैनर्जी का इस वक्त पूछताछ चल रहा है। और अब बीजेपी की बात करते हैं, उसकी भी केंद्रीय चुनाव समिति की आज अहम बैठक दिल्ली में होने जा रही है। इस बैठक में प्रधानमंत्री मोदी, जेपी नड्डा और अमित शाह भी शामिल होंगे। माना जा रहा है कि आज की अहम बैठक में आने वाले विधानसभा चुनाव में उम्मीदवारों की लिस्ट पर अंतिम मोहर लग सकती है। सूत्रों के मुताबिक आज की बैठक में सिर्फ मध्य प्रदेश की 50 पर अंतिम जो है सीटें हैं उस पर फैसला होगा। छत्तीसगढ़ के उम्मीदवारों पर अगले हफ्ते चर्चा हो सकती है। इससे पहले कल गृहमंत्री अमित शाह के घर छत्तीसगढ़ को लेकर एक अहम बैठक हुई है, जिसमें राज्य के आला नेताओं के साथ बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी शामिल हुए। पिछले महीने ही जो केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई थी उसमें बीजेपी ने मध्य प्रदेश के लिए 39 और छत्तीसगढ़ के लिए 21 उम्मीदवारों के नाम की सूची जारी की थी, और इनमें से ज्यादातर सीटें ऐसी थी जिस पर बीजेपी ने पिछले चुनाव में हार का सामना किया था। तो अब ऐसे में आज की जो बैठक है काफी महत्वपूर्ण है। हमारे साथ हमारे सहयोगी रवीश रंजन शुक्ला जुड़ गए हैं। रवीश, एक तरफ हम देख रहे हैं इंडिया गठबंधन की जो कोऑर्डिनेशन कमेटी है उसकी बैठक होने जा रही है, दूसरी तरफ बीजेपी की भी बहुत अहम बैठक हो रही है केंद्रीय चुनाव समिति की। क्या जानकारी उसको लेकर मिल रही है? जी देखिए, आज केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है और तकरीबन 5 बजे ये बैठक शुरू होगी और इसमें 6:30 बजे के आसपास में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस बैठक में शिरकत करने आएंगे। लेकिन इस बैठक में शिरकत करने जब आएंगे तो बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो आप देख सकते हैं कि अभी से ही जुटना शुरू हो चुके हैं। जो G20 का आयोजन किया गया है और जो सफल आयोजन हुआ है उसको लेकर तमाम सारे बैनर पोस्टर यहाँ पर लगाए गए हैं और कोशिश यही है बीजेपी की कि जो कार्यकर्ता हैं वो प्रधानमंत्री जी जब यहाँ पर आएंगे सीईसी की बैठक में भाग लेने के लिए, तो आप देख सकते हैं कि इस तरीके से पोस्टर जगह जगह पर बीजेपी के मुख्यालय पर लगाया गया है और साथ में हजारों जो कार्यकर्ता हैं दिल्ली और आसपास के वो नरेंद्र मोदी का यहाँ पर स्वागत करने के लिए मौजूद रहेंगे। और उसके बाद में नरेंद्र मोदी इस जगह से, जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी इस जगह से यहाँ पर आएंगे और उसके बाद में तमाम सारे सड़क पर कार्यकर्ता रहेंगे, यहाँ पर कार्यकर्ता रहेंगे। और ये जो आप बीजेपी मुख्यालय में मैं इस वक्त आपको दिखाऊं कि इस जगह पर ये जो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर खड़े होकर और वो हाथ हिलाकर अभिवादन
कर सकते हैं कार्यकर्ताओं का, तो उसकी पूरी तैयारी यहाँ बीजेपी के मुख्यालय में चल रही है। लेकिन ये जो सीईसी की बैठक है, ये पहले खबर आई थी कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ 2 राज्य इसमें चर्चा होगी इस बैठक में, लेकिन अब खबर आई है कि छत्तीसगढ़ के ऊपर में इस बैठक में चर्चा नहीं होगी, मध्य प्रदेश के ऊपर में चर्चा होगी। और खुद शिवराज सिंह चौहान और जो बीडी शर्मा हैं वो आ रहे हैं भोपाल से, वो भी शिरकत करेंगे। साथ में जो भूपेंद्र यादव हैं जो कि मध्य प्रदेश के प्रभारी हैं, खास तौर पर उनको प्रभारी बनाया गया है, वो भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। मध्य प्रदेश को लेकर इसलिए भी काफ़ी बीजेपी का जोर है क्योंकि बीते 15 सालों से शिवराज सिंह चौहान सत्ता में बने हुए हैं और इस बार फिर चाहती है बीजेपी की, एक बड़ा राज्य है और यहाँ पर फिर से बीजेपी की सरकार को रिपीट किया जाए। अभी 39 सीटों पर बीजेपी ने विधानसभा के उम्मीदवारों की सूची निकाल दी है। ये अंदाजा लगाया जा रहा है, सूत्रों का ये कहना है कि जब ये बैठक खत्म होगी तो आज रात को या कल सुबह तक 50 उम्मीदवारों की फिर से लिस्ट आ सकती है। और इसमें जो चर्चा होगी, बीजेपी की प्राथमिकता है कि महिलाएं और जो अनुभवी कार्यकर्ता हैं और युवा कार्यकर्ता हैं उनको प्राथमिकता दी जाए। खास तौर पर बीजेपी ने जो मध्य प्रदेश में टिकटों का बंटवारा होगा उसमें 4 श्रेणियां बना रखी हैं। सबसे पहले जो 39 सीटों पर जो बीजेपी ने टिकट दिया है उसमें वो सीटें थीं जो कमज़ोर मानी जाती थीं और इसी के लिए बीजेपी ने इस बार चुनावी रणनीति को बदला है और ये कहा है कि जो कमज़ोर सीटें हैं वहाँ पर पहले वो नामों उम्मीदवारों की घोषणा करेंगे ताकि वो उम्मीदवार जाकर अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में तैयारी कर सकें, संगठन को मजबूत कर सकें, चुनाव प्रचार बेहद मजबूत तरीके से कर सकें। तो अभी आप देखिए कि विधानसभा के तारीख की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन उम्मीदवारों की घोषणा जो है वो लगातार बीजेपी कर रही है। बिल्कुल, इस बार बीजेपी किसी भी तरह का कोई खतरा यहाँ पर मोल नहीं लेना चाह रही मध्य प्रदेश के लिए। खासकर हम देख रहे हैं कि बहुत पहले से तैयारियां शुरू हो गई हैं और पिछली बार भी जब 39 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी हुई थी तो सभी को बीजेपी ने चौंका दिया था और खासकर आदिवासी जो सीटें हैं उन पर भी बीजेपी विशेष ध्यान दे रही है। शुक्रिया रविश इस तमाम जानकारी के लिए। और सवाल इंडिया का में फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के उस पार आपको दिखाएंगे जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से सुरक्षा बलों की आतंकियों के साथ मुठभेड़। और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है सुप्रीम कोर्ट से। आपराधिक मामलों का मीडिया ट्रायल जो है वो रोकने की बात यहाँ सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कही गई है। आपराधिक केस की कवरेज पर गाइडलाइन बने, मीडिया ट्रायल पर सुप्रीम कोर्ट ने दखल दिया है और ये कहा है कि एमएचए मीडिया ब्रीफिंग का एक मैनुअल बनाए। मीडिया ट्रायल से न्याय प्रशासन प्रभावित हो रहा है और पुलिस में संवेदनशीलता लाना भी जरूरी है। हम सीधा रुख कर रहे हैं हमारे लीगल अफेयर्स एडिटर आशीष भार्गव का। आशीष, बहुत गंभीर टिप्पणियां यहाँ पर की गई हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से और हम जानते हैं कि इस तरह के कई उदाहरण हैं हमारे सामने जिसमें कई मामलों में मीडिया ट्रायल हुआ है। क्या जानकारी? जी बिल्कुल, देखिए सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच थी। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि मीडिया ट्रायल को हरगिज इजाजत नहीं दी जानी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा है कि ये बात जरूर है कि यहाँ पे एक संतुलन बनाना है। यहाँ पर जनता के सार्वजनिक हित यानी जानकारी का जो अधिकार है वो होना चाहिए। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि पीड़ित का जो अधिकार है वो भी सुरक्षित होना चाहिए और आरोपी का जो स्वतंत्र और निष्पक्ष ट्रायल का अधिकार है वो भी सुनिश्चित होना चाहिए। तो उन्होंने ये भी कहा है कि यहाँ पर मीडिया ट्रायल की इजाजत नहीं दी जा सकती क्योंकि जिस तरीके से चीजें पेश की जाती हैं क्रिमिनल मैटर में उससे जनता के मन में संदेह हो जाता है कि आरोपी ने ही अपराध किया है, जबकि भारत का कानून ये कहता है कि एक आरोपी जब तक निर्दोष है, जब तक किसी अदालत में उसका दोष साबित ना हो जाए। तो ये बड़ी टिप्पणियां यहाँ पर की है। केंद्र सरकार को कहा है गृह मंत्रालय एक विस्तृत मैनुअल जारी करेगा। 3 महीने का वक्त दिया है। सभी राज्यों के डीजीपी 1 महीने के अंदर अपने सुझाव देंगे। एनएचआरसी से भी सुझाव लिए जा सकते हैं, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये बहुत जरूरी है ऐसे मामलों में, आपराधिक मामलों में, कि मीडिया ब्रीफिंग के लिए पुलिस किस स्टेज पर जानकारियां साझा करे, ये तय करना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब पेंडिंग ट्रायल अगर किसी मामले में जिस तरह से मीडिया में खबरें आती हैं उससे संदेह उत्पन्न होता है, पीड़ितों की निजता और भी प्रभावित होती है। बहुत सारे इश्यू हैं और ऐसे में मीडिया ट्रायल की इजाजत नहीं दी जा सकती। तो बड़ा कदम सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पर है। सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे बोल दिया है कि 3 महीने के भीतर कोई मैनुअल
जारी किया जाए और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जनवरी के दूसरे हफ्ते में इस मामले की सुनवाई करेगा। जी आशीष, यहाँ पर महत्वपूर्ण ये भी है कि सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर ये भी कहा है कि एक तरफ तो लोगों को सूचना हासिल करने का अधिकार है, लेकिन ये भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि अहम सबूतों का खुलासा अगर हो जाता है इस तरह के मीडिया ट्रायल से तो वो भी जांच को प्रभावित करता है। जी बिल्कुल, देखिए उन्होंने कहा है कि ये बहुत सारे मामले हैं, इसमें एक मामला उन्होंने कहा कि मीडिया का सूचना देने का अधिकार है, दूसरा जनता को जानकारी लेने का अधिकार है। ये सही बात है, सार्वजनिक हित है, लेकिन इसके साथ साथ जो मौलिक अधिकार हैं उसमें और भी सब बहुत सारे हैं। पीड़ित का भी मौलिक अधिकार है, आरोपी का मौलिक अधिकार है कि उसको स्वतंत्र और निष्पक्ष ट्रायल मिले, किसी भी तरीके से उसके जो ट्रायल है उसमें कोई दखल ना हो। इसके साथ साथ जो सबूत आते हैं वो इस तरह बाहर आते हैं तो ट्रायल पे इफेक्ट पड़ता है। तो यहाँ पर वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मीडिया ट्रायल जब चलता है तो उससे जो है वो सभी के मौलिक अधिकारों का कहीं ना कहीं किसी तरीके से उल्लंघन होता है। तो यहाँ पर एक मैनुअल होना चाहिए पुलिस ब्रीफिंग के लिए कि पुलिस किस हद तक मीडिया को किसी क्रिमिनल केस में जानकारी दे सकती है। ये मामला सुप्रीम कोर्ट में काफी लंबे समय से 6-7 साल से पेंडिंग है। हमने पहले भी देखा था, एक क्वेश्चनेयर भी तैयार किया गया था उस समय जो एमिकस क्यूरी ने सारे राज्यों को दिया था। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने अब इसे गियर अप कर दिया है और कहा है कि इसे लागू किया जाए। सुप्रीम कोर्ट एक बार फिर देखेगा जनवरी के दूसरे हफ्ते में कि आखिरकार इस मामले में क्या हुआ है। लेकिन ये बहुत बड़ा, बहुत गंभीर और बहुत एक ऐसा कदम है जो देश में अगर सुप्रीम कोर्ट इस तरह की कोई गाइडलाइन जारी करता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि मीडिया को कि किसी भी क्राइम को, किसी भी आपराधिक सुनवाई को रोकने या आपराधिक गतिविधि को, क्राइम को की सूचना देने से, रिपोर्टिंग करने से नहीं रोक सकते। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि कहीं ना कहीं किसी न किसी स्तर पर दखल देना अब जरूरी हो गया है ताकि निष्पक्ष और स्वतंत्र न्याय जो है वो आरोपी को मिले, पीड़ित को निजता का उल्लंघन ना हो, जनता को सार्वजनिक हित में जानकारी भी मिले और मीडिया का जो जानकारी देने का अधिकार है वो भी बराबर रहे। तो बिल्कुल आशीष, तो यहाँ पर एक संतुलन बनाने की बात सुप्रीम कोर्ट करता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल आशीष, तो यहाँ पर क्रिमिनल केस जो है उनके मीडिया ट्रायल को रोकने की बात सुप्रीम कोर्ट ने कही और कहा है कि एमएचए को एक यहाँ पर मीडिया ब्रीफिंग का मैनुअल बनाना चाहिए क्योंकि इससे न्याय प्रशासन जो है वो भी प्रभावित होता है। बहुत शुक्रिया आशीष इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ रहे हैं, दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई है। अनंतनाग के कोकरानाग हलूरा गंडूल इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच गोलीबारी की खबर आ रही है। हम सीधा रुख कर रहे हैं राजीव रंजन का। राजीव, क्या कुछ जानकारी इस वक्त इस मुठभेड़ को लेकर मिल रही है? देखिए, दो जानकारी है। जम्मू कश्मीर में 2 इनकाउंटर चल रहे हैं। एक इनकाउंटर जो चल रहा है दक्षिणी कश्मीर का जो अनंतनाग का जो गलोल इलाका है वहां इनकाउंटर चल रहा है और वहां इनकाउंटर में अभी तक जो जानकारी मिल पा रही है उसके मुताबिक सुरक्षा बलों को कल देर रात खबर मिलती है कि वहां आतंकी छुपे हुए थे और उसके बाद सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस मिलकर साझा ऑपरेशन लॉन्च करती है और उस दौरान हमारे सेना के 2 अधिकारी और एक पुलिस के अधिकारी घायल हो जाते हैं। फिलहाल ये यहाँ का अपडेट है, लेकिन ये भी है कि पूरा इलाके को घेर लिया गया है। आतंकी और सुरक्षा बलों के बीच में मुठभेड़ चल रहा है। सेना का ये कहना है कि जो आतंकी यहाँ फायरिंग कर रहे हैं उन्हें किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। दूसरा इनकाउंटर जो कल से चल रहा है राजौरी के कालाकोट एरिया में चल रहा है, वहाँ 2 आतंकियों को मार गिराया गया है। एक आतंकी पाकिस्तानी है जिसकी बाकायदा पुष्टि होती है और आज एक दूसरा आतंकी मारा गया है। इस कार्रवाई में सेना का एक जवान शहीद हुआ है और जो सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि जो सर्च ऑपरेशन में यहाँ पर राजौरी में जो आर्मी का ऑपरेशन को जो लीड कर रहा था डेबरा डॉक्टर 6 साल का जो है वो केंट जो है वह भी शहीद हो गया है। इसको लेकर नॉर्दर्न आर्मी कमांडर का ये कहना है कि केंट की शहादत यानी सेना के डॉग की शहादत बेकार नहीं जाएगी। उन्होंने सीधा तौर पर पाकिस्तान को निशाना साधा है कि पाकिस्तान के सह पर लगातार आतंकी जम्मू कश्मीर में खून खराबा कर रहे हैं और इसी किसी सूरत हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और उनके नापाक मंसूबे को भी कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया राजीव इस तमाम जानकारी के लिए। तो यहाँ से सुरक्षा बलों को आतंकवादियों से 2-4 होना पड़ रहा है। कल राजौरी में 2 आतंकियों को मार गिराया, उसमें एक जवान भी सेना के शहीद हुए हैं और आज भी अनंतनाग में मुठभेड़ हुई है जिसमें कुछ अधिकारी अभी घायल होने की खबर सामने आई। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं और अब एप्पल इवेंट की बात करते हैं। एप्पल ने एक बहुत बड़े इवेंट में अपने आईफोन की नई सीरीज़ जो है उसे लॉन्च कर दिया है। तो आईफोन्स और एप्पल वॉच की नई सीरीज़ लॉन्च हुई है। पिछली बार की तरह कंपनी ने इस बार भी इवेंट में 4 नए आईफोन और 3 नई एप्पल वॉच लॉन्च की है। आईफोन के 4 मॉडल आईफोन 15, आईफोन 15 प्लस, आईफोन 15 प्रो और आईफोन 15 प्रो मैक्स को लॉन्च किया गया है। कंपनी ने फ़ोन के कैमरे को भी अपडेट किया है। चारों आईफोन्स में टाइप C चार्जिंग पोर्ट दिया गया है।
कीमत की अगर बात की जाए तो ये 79,900 से शुरू होकर 1,99,900 तक रखी गई है, यानी कि 80,000 से 2 लाख रुपए तक इसे कहा जा सकता है इसकी कीमत होगी। और अब कुछ ही वक्त में ये फ़ोन भारत में भी उपलब्ध होंगे। और हमारे साथ हमारे टेक्निकल गुरुजी गौरव चौधरी जुड़ गए हैं। गौरव, आप कैलिफोर्निया में आयोजित एप्पल के कार्यक्रम में मौजूद थे। क्या ये कार्यक्रम अपना नाम जो है वंडरलस्ट उस पर खरा उतरा है? Yeah, I mean, see, Apple events are always the biggest ones in the industry. और सितंबर का जो इवेंट होता है ना, I mean, everyone's looking forward to it. This time in the invite, we had the keyword Wanderlust, and I can clearly tell you, in the keynote, the locations, the way these locations were changing, दिमाग में बार-बार Wanderlust आ रहा था. But again, because it's about the new Apple products, हमें काफी नए-नए experiences मिले हैं in terms of new updates. जो Apple Watch Series S9 में हुए हैं, the all new Apple Watch Ultra 2nd generation, the entire new lineup of the iPhone 15 series, जहाँ पे 15 है, then we have the 15 Plus, 15 Pro and the Pro Max. So I would say definitely, we get multiple new updates coming in from the world of Apple. So this event was definitely right up there in terms of new products coming in. और जो नाम है Wanderlust, yeah, if you have seen the entire keynote, which I must tell you, I was right here. In fact, I am still here in the Apple Park, Cupertino, California. तो यहाँ पे जो पूरी vibe थी, it was all wonderful. So definitely it was a Wanderlust event. And I mean, yeah. गौरव, आप इस लॉन्च से पहले किस प्रोडक्ट को लेकर सबसे ज्यादा उत्साहित थे, सबसे ज्यादा एक्साइटेड थे? Okay, so I mean, this time we had two new updates. One was all about the Apple Watch, जहाँ पे Apple Watch, Series S9 या जो नई Ultra आई है वो हमको मिली है. The second was the iPhone 15 lineup. And to be honest, my personal favorite would be the iPhone 15 Pro Max. I mean, the phone is really, unique in itself. जहाँ पे we have an all new 5x optical zoom camera now. We received an action button in action. नीचे एक USB-C port आ चुका है. The phone feels quite good in hand. काफी हल्का भी हो चुका है if you compare with the previous Pro Maxes. So this phone is the one I think जहाँ पे मेरा सारा interest है personally. Although I would say for everyone, be it the Watch Series 9, be it the iPhone 15 or the 15 Pro, the 15 Plus, सबके लिए कुछ ना कुछ नया है. But my personal pick, my personal favorite one would definitely be the iPhone 15 Pro Max. इसमें हमारे लिए खास ये भी होने वाला है कि पहली बार है जब आईफोन्स का प्रोडक्शन जो है वो भारत में होने जा रहा है. उसे आप किस तरह से देख रहे हैं? Yeah, I mean, definitely it's a big one. हमने देखा in the past that Apple's being, making their iPhones in India, but usually what happens is the first lot that we get in the market, it is not made in India, it is usually coming in from outside, but then eventually we see the manufacturing coming in India. But abhi, इस बार, as per the reports coming in, the iPhone 15 series, including the iPhone 15 and the 15 Plus, right from the day of launch, हमें India में बने हुए phones देखने को मिलेंगे market में. By the way, the availability is, starting at September 22nd. तो मुझे लगता है कि definitely it's a big move because we have always been pushing for make in India and Apple being the tech giant it is, India में manufacturing start जब Apple ने किया था तो it was a big move and eventually we have seen that Apple is constantly increasing their production capacity, increasing kind of the different lineup that they produce in India and अभी iPhone 15 जैसे सबसे पहले हमको इंडिया में बने हुए मिल रहे हैं मॉडल्स. Looks like in the future we might see even the Pro phones being made in India या फिर you talk about the MacBooks or the iPads, the Apple Watches. Eventually, I think make in India for Apple would be a really big move considering China से Apple जो है वो धीरे-धीरे अभी diversify करने की कोशिश कर रहा है and India becomes that location जहाँ पे Apple would want to invest more, Apple would want to have more of its products, manufactured in India. अभी ये हम देख रहे हैं iPhone 15 series के साथ में and I think in future definitely this list is gonna increase and increase. बहुत-बहुत शुक्रिया गौरव इस तमाम जानकारी के लिए. तो फिलहाल हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होते हैं.